So we start with portfolio management. This is session 1. The first one is portfolio. Portfolio indicates there are 2 or more scripts. Two or more scripts. Now scripts could be anything. In other words, let us say portfolio may have certain shares and gold or some property and shares, so on and so forth. So portfolio is a combination of 2 or more things. Why do we create portfolio? The basic objective, जैसे कंपनी में हम लोग बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज पढ़ेंगे मेमोरेंडम का, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ऑन द सिमिलर लाइंस पोर्टफोलियो बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमाइज रिटर्न. मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमाइज रिटर्न. CAPM रिवाइज करा देता हूं क्विकली. दिस इज RF, returns, risk. Higher the risk, higher will be the expected return. RF क्या है? RF is risk free rate of return. फिर risk is denoted in this, इसको कहेंगे कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, that is CAPM. RF stands for risk-free rate of return. Who will give you risk-free rate of return? Government securities. Government securities will have no risk and there will be some return which will be minuscule, minimum. Then as you progress towards market, beta measures systematic risk. What is meant by systematic risk? Systematic risk is you are a part and parcel of the system. So any individual share is one of the scripts which has been listed on the stock market. So stock market is the system, and you are one component, and individual share is the component of the market. So बीटा मेजर सिस्टमैटिक रिस्क. फिलहाल के लिए सिर्फ रिस्क समझ लो, और डिटेल्स बीटा के होंगे. Then we draw a line which is called as RM. Market beta is always 1. Market beta is always 1, and RM stands for return on market portfolio. So the formula is like this. RF रिस्क 0 है,
और फिर भी आपको रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और जब मार्केट का रिस्क 1 यूनिट है तो आपको इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम। RM माइनस RF इज रिस्क प्रीमियम, उतना रिस्क लेने के लिए। RM के बारे में डिटेलिंग करूंगा। व्हाट इज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो? अगर किसी ने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, तो इंडेक्स कितना रिटर्न देगा? हाउ मच रिटर्न विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंडेक्स? सो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न thereof, दैट इज RM। सो मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, 1 मतलब 100%। व्हेन वी से 1 मींस 100%। सो कंपैरेटिवली बाकी बीटा कितना है? एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट उससे कम रिस्की है या उससे ज्यादा रिस्की है, उसके बेसिस पे दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो is equal to RF plus beta so expected rate of return is RF plus beta multiplied by the difference, that is the premium. So higher the beta, higher will be the expected rate of return. Higher the beta, अगर मान लीजिए बीटा यहाँ पे 1.5 है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड है, वो मिल रहा है कि नहीं, इज अ सेपरेट क्वेश्चन। बट फ्रॉम 1 बीटा, सपोज बीटा इज 1 and that beta becomes 1.2, so what is the expected rate of return? That is what we are calculating by this particular formula of CAPM. Okay? जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का रिस्क बताता है। और जो बीटा है इट कॉम्प्रहेंड्स दिस इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ मार्केट ऑन दैट स्क्रिप्ट। तो बीटा क्या बताता है? इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का रिस्कीनेस बताता ही है, इन एडिशन टू दैट इम्पैक्ट ऑफ मार्केट ऑन द स्क्रिप्ट भी बताता है। जिनको स्टैटिस्टिक्स आता है उनके लिए बीटा को हम लोग कहेंगे कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। मान लीजिए कोई कॉमन मैन है, उसको कोवेरियंस भी नहीं समझता, वेरियंस भी नहीं समझता, फेयर इनफ। उसके लिए एक कंसेप्ट वापस बीटा का समझा रहा हूं। आप विजुअलाइज करिए, दिस स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3000 और 5000 स्क्रिप्ट्स ऑन द मार्केट। दिस स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3000 और 5000 स्क्रिप्ट्स ऑन द मार्केट। उसमें से एक स्क्रिप्ट ये है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का मार्केट पे इंपैक्ट होना बहुत कम चांसेस है, लेकिन मार्केट का इंपैक्ट इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे होना ऑब्वियस है। तो अगर किसी जगह पे अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग हिल जाएगी और उसकी वजह से बिल्डिंग में जो इंसान रहेगा उस इंसान को बिल्डिंग गिरने का डर सताएगा अगर बिल्डिंग हिलने लगेगी। वैसे ही है, मार्केट में एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम।
तो ग्लोबल क्यूज निगेटिव है, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ऐसे सारा स्केप्टिसिज्म डाउट्स की वजह से मार्केट ही डैम्पर्ड स्पिरिट्स में है, तो वहां पे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस मतलब मैं वहां पे फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, उसका टर्नओवर अच्छा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑल थिंग्स आर गुड, हाउएवर इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट सिस्टम इटसेल्फ इज अंडर प्रेशर, तो फिर वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट कितना भी चाहे वो भी फिर भी उसका प्राइस नीचे गिरेगा ही, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। तो जब हम लोग बीटा की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्क्रिप्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ये भी अलग से बताऊंगा, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो आप एक सिस्टम का हिस्सा हो, मार्केट के रिस्कीनेस, यू आर वन ऑफ मेनी स्क्रिप्ट्स, यू आर वन ऑफ मेनी स्क्रिप्ट्स ऑफ द मार्केट, यू आर वन ऑफ 5000, तो पूरे मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ये यहां पे बताना चाहूंगा। x बार इज द एवरेज रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा हूं, डिविएशन इस वर्ड में ही सब कुछ आ गया, तो ये x बार से नीचे जाके आइदर x1 होगा या ऊपर जाके x2 होगा, इस रेंज में वो डिविएट हो सकता है, ऐसा हिस्ट्री बताती है उसकी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिसकी वजह से जितना ये चेंज होगा उतना उसका रिस्क है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में x बार मतलब उसका एवरेज, एवरेज से वो कितनी दूर जाएगा, जा सकता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ योर एग्जामिनेशन, 50 मार्क्स आर पासिंग परसेंटेज, आप कहते हो एग्जाम में मुझे समवेयर बिटवीन 45 टू 55 मार्क्स आएगा, तो 50 का अगर 55 हो गया तो रिस्की नहीं है, बोनस है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन था 50 का और आपको एक्चुअल मार्क्स मिल रहे हैं 55, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव डिविएशन। ऑन द अदर हैंड 50 का अगर 45 हो गया और मेरा एग्रीगेट मार्क्स नहीं आया तो इसके लिए निगेटिव वेरिएशन होगा। वैसे ही जैसे आपके एग्जाम का रिजल्ट की बात करते हैं, ऑन द सिमिलर लाइंस किसी कंपनी का रिटर्न्स एक्स रिटर्न्स है और उससे अगर ज्यादा हो गया तो अच्छा है, और अगर उससे बुरा हो गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो निगेटिव साइड है दैट इंपैक्ट्स मोर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का भी होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्रिप्ट का भी होता है। तो फिर ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, ये हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा है कि दोनों रिस्की है, दोनों रिस्की है, मार्केट भी रिस्की है और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट भी रिस्की है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंपैक्ट की बात करेंगे, मार्केट का उसके ऊपर कितना इंपैक्ट होने वाला है। हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में एक स्टॉक को डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं और एक को एग्रेसिव स्टॉक कहते हैं। जो डिफेंसिव स्टॉक है वो उसके ऊपर मार्केट का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 60 केजीज का है, अगर कोई 120 केजीज का इंसान मुझे मारेगा तो मेरे पे इंपैक्ट आएगा, लेकिन अगर कोई 12 किलो की छोटी सी बच्ची अगर मुझे मारेगी तो मुझे लगने वाला है क्या, द आंसर इज नो। So that is what is correlation coefficient all about. How much they are tied up with the market, that is correlation coefficient.
तो बीटा वापस एक बार बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। बीटा में मान लीजिए जो आप बाहर गांव की गाड़ी में आप सफर कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग इन अ थ्रू ट्रेन and you started running in the train. Now the train is running and you are also running simultaneously. Your running will have no impact on the running of the train. Your running will have no impact on the running of the train. लेकिन running of the train will definitely have an impact. कहीं उधर brakes apply किए जो ड्राइवर मोटरमैन है उसने, तो उसकी वजह से आपके ऊपर impact आएगा. So correlation coefficient हमको ये बताता है कि ये मार्केट के साथ कितना अटैच्ड है, कितना अटैच्ड है. ये 360 डिग्रीज जैसा हो सकता है. ये जो अटैचमेंट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो 360 डिग्रीज हो सकता है. सो उसका मिनिमम आंसर -1 होगा और उसका मैक्सिमम आंसर +1 होगा. ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. जस्ट नाउ वी स्पोक अबाउट बीटा बीइंग कोवेरियंस अपॉन वेरियंस. ये टेक्निकल पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे. डोंट वरी अबाउट इट, डोंट मग इट अप, अपने आप याद रहेगा. एसडी स्क्रिप्ट इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपॉन एसडी ऑफ द मार्केट. अभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है ये हम लोगों ने कंसेप्चुअली देखा. द नेक्स्ट पार्ट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है. जैसे मैंने आपको लिखा, एक ट्रेन का भी एग्जांपल दिया था अभी, इंपैक्ट ऑफ मार्केट ऑन इंडिविजुअल स्क्रिप्ट. तो ये बुरा से बुरा इंपैक्ट है -1 और अच्छा से अच्छा इंपैक्ट है +1. मतलब घड़ी का एग्जांपल अगर देने हैं तो घड़ी में 6 बज गए, सो इट विल बी 180 डिग्रीज. एक मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये स्क्रिप्ट नीचे जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिवली कोरिलेटेड. और पॉजिटिवली कोरिलेटेड मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी उतना ही ऊपर जाएगा. सो इट विल बी लाइक घड़ी में 12 बज गए हैं. तो नेगेटिवली कोरिलेटेड और पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इसके लिए -1 और +1. सो जनरली स्पीकिंग, से गोल्ड एंड मार्केट्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. मतलब मार्केट अगर अच्छा चल रहा है तो गोल्ड नीचे जाता है. जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. और अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा. व्हाई? बिकॉज दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, मार्केट अच्छा करने वाला है, आप वो 100 रुपीज मार्केट में डालेंगे. अगर मार्केट अच्छा नहीं करने वाला है, वो वहां से पैसा उठाएंगे और गोल्ड में डालेंगे. दैट इज हाउ दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. एक जब ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा. मार्केट में रहते कोई भी स्क्रिप्ट ऐसा नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं हो सकता. तो जब भी इसको लोग आर भी बोलते हैं, स्मॉल आर फॉर कोरिलेशन, ऐसा हम लोग कहते हैं, आर फॉर कोरिलेशन. तो दिस आर इज गिवन बिटवीन -1 to +1 और वो डिग्रीज है. तो मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल दिया, मार्केट उसी दिशा में जा रहा है और ये भी उसी दिशा में जा रहा है स्क्रिप्ट, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली कोरिलेटेड. लेकिन अगर मान लीजिए 0.6 दिया कोरिलेशन, तो ऐसा होगा, मार्केट इतना ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी उतना नहीं होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस एग्जांपल. नेगेटिवली कोरिलेटेड मतलब छोटे बच्चे जैसा, अगर आपने उसको कहा ये कर तो एग्जैक्टली उल्टा करके आएगा डेलिबरेटली. सो -1 इज मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट जो है वो नीचे जाएगा. वो दैट स्क्रिप्ट वुड बी एनीथिंग. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गोल्ड का, तो गोल्ड विल गो डाउन, ऐसा हम लोग समझेंगे. मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, उसी मार्केट में रहने के बाद नेगेटिवली कोरिलेटेड कोई इंडिविजुअल स्क्रिप्ट होगा ऐसा नहीं होगा. कम इंपैक्ट या ज्यादा इंपैक्ट होगा, लेकिन नेगेटिवली कोरिलेटेड होना बहुत इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसको हम लोग कहेंगे वो है. तो ये इसका एग्जांपल है +1 का. और मान लीजिए अगर ऐसा हुआ तो वी कैन से इट इज +0.6. दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर से हमारे पास आया हुआ है. KE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी.
तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हम लोगों को जो दिया था वो रिवाइज कर रहा हूँ, डिविडेंड 1 अपॉन प्राइस 0 प्लस ग्रोथ, और डिविडेंड 1 क्या है, डिविडेंड 0 1 प्लस ग्रोथ। इसका रेलेवेंस क्या था, अगर आपने 100 रुपीज दिया, एग्जाम्पल के बाद you have invested 100 rupees and say 12 is the return, whatever price you pay is your investment, जो डिविडेंड आया that is return there are, और ग्रोथ, मान लीजिए ग्रोथ इज 5%, then your KE that is cost of equity 17%। इस ग्रोथ का रेलेवेंस क्या है ये भी मैं क्विकली रिवाइज करता हूं। अर्निंग्स में से कुछ डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा, अर्निंग्स में से कुछ डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा, बैलेंस इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अर्निंग्स में से डिविडेंड जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। एग्जांपल गिवन, ये अर्निंग्स है, अर्निंग्स में से सम पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड एंड बैलेंस पार्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम लोग रिजर्व्स कहते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, अर्निंग्स में से डिविडेंड जाने के बाद आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स दैट इज रिजर्व्स। ये जो रिजर्व्स है ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, इसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। सो रिजर्व्स have been utilized, और इसके ऊपर क्या आएगा, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आएगा, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो उसकी वजह से जो होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो ग्रोथ का फॉर्मूला हम लोग कहते हैं B into R, that is B for balanced earnings। लोगों का R और R में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस रिटेन्ड अर्निंग्स को बैलेंस्ड अर्निंग्स कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो ग्रोथ ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रोथ कब होगा, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना अर्निंग है उसका पूरा के पूरा डिविडेंड दे दिया तो ग्रोथ कुछ नहीं होगा। रिटेल में एक एग्जांपल दूंगा, किसी का सैलरी इनकम है 100 यूनिट्स और उसमें से उसने खर्चा किया एक्सपेंसेस 60, तो 40 का उसका सेविंग्स है। ये सेविंग्स उसने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में लगाया, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर का जो इंटरेस्ट है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ इज बी इनटू आर। यहाँ पे बैलेंस अर्निंग्स कितना था 40, आरडी का इंटरेस्ट रेट जो होगा वो उस आरडी के इंटरेस्ट को, मान लीजिए आरडी के ऊपर उसको 8% का इंटरेस्ट मिला, सो दैट 8% ऑन दिस 40% इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ। ये रिटेल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला के सारे पॉइंट समझ लिए, और प्राइस 0 और डिविडेंड 1 का मतलब क्या है, प्राइस 0 मतलब इन्वेस्टमेंट टुडे, और डिविडेंड 1 मतलब आज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद डिविडेंड मिलेगा। दैट इज व्हाट इज द लॉजिक। सो P0 इज द डिनोमिनेटर, D1 इज द न्यूमरेटर, प्लस G, और इसके लिए डिविडेंड 0 1 प्लस ग्रोथ। ये ग्रोथ जैसा अर्निंग्स में होगा वैसा डिविडेंड में भी होगा। इसके लिए डिविडेंड 1 D1 इज इक्वल टू D0 1 into 1 plus growth, that is how you will calculate. Okay.
So three things are given. Growth rate is given at the rate 10%. P0 price, today's price is given at 140 and dividend 0 is given as 21. सबसे पहला करेंगे हम लोग काम D0 से D1 कैलकुलेट करेंगे, जो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया. 21 rupees is my current dividend and growth rate is 10%, so it will become 23 rupees 10 paise. Next part is very simple. You just have to replace the figures in the formula. D1 is 2310, P0 is 140 and growth rate is 10%. You can immediately calculate and arrive at the answer. Now in the next sum, we have got RF, RM given to us and beta. RF, RM और beta अगर दिया है तो we will be able to calculate based on CAPM. We will be able to calculate expected return. So expected return would be 7% plus 1.2 times of RM 15 minus 7. So this will be 8%. 9.6 plus 7, 17.6%. तो इस स्क्रिप्ट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 17.6. Expected return is 16.6 is compared with actual average मतलब actual return as 17.69. That indicates to us or that shows us actual return is better than expected return. Actual return is better than expected return. Therefore, will you buy this particular script? अगर कोई स्क्रिप्ट से आपने उम्मीद की थी 16.6% मिलेगा और एक्चुअली अगर वो उसको एक्सीड करके उससे ज्यादा देता है तो our question is will you buy that script? The answer is obviously yes. इसके पीछे obviously ये 16.6 is lesser than 17.69. So actual return अगर expected return से ज्यादा है तो we should invest in that script. इस expected return से हम लोग expected return is used for calculating fair price. Calculating fair value of the script. फेयर वैल्यू को ही मैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम कहूंगा. इक्विलिब्रियम. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर अगर उसका देन यू कंपेयर देन इट इज कंपेयर विथ एक्चुअल मार्केट प्राइस. P0 प्राइस 0 आज की तारीख में इसका प्राइस क्या है और अगर आज का प्राइस अगर कम है तो फेयर वैल्यू होगा तो इफ फेयर प्राइस is lesser than actual price by if fair price is lesser than actual price sell and if fair price is equal to actual price
देन होल्ड। ऐसा 3 डिसीजन मेकिंग हो सकता है। प्लीज रिमेंबर ये सब तो इधर ही खत्म हो गया। विल यू बाय दिस स्क्रिप्ट? यस। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर 16.6, एक्चुअल रिटर्न्स आर 17.69, मतलब एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है तो हम लोग ये बाय करेंगे। इट इज मतलब द लॉजिक इज कंप्लीट ओवर हियर। लेकिन मैं इन एडिशन टू दैट CAPM का डिस्कशन चल रहा है, तो CAPM कैसा यूज होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस। देन इट इज कंपेयर्ड विद द करंट मार्केट प्राइस। प्राइस जीरो मतलब करंट मार्केट प्राइस। अगर फेयर प्राइस ज्यादा है एक्चुअल प्राइस से, एग्जांपल गिवन, अगर फेयर प्राइस 200 है और एक्चुअल प्राइस 188 है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? एक्चुअल प्राइस कम है तो ये ज्यादा होने वाला है, तो लेट अस बाय इट। और अगर फेयर प्राइस 200 है और आपका एक्चुअल प्राइस 210 है, दैट मींस इट इज ओवर वैल्यूड। इसको क्या कहते हैं? ओवर वैल्यूड। तो इसको हम लोग सेल करेंगे। और अगर ये सेम है तो देन यू आर न्यूट्रल, दैट मींस इट इज योर कॉल देन व्हाट टू डू। आगे क्या करना है इज नॉट योर कॉल।